श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। तो प्रैक्टिकल योगा हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है ध्यानस्थ होने के योगिक अभ्यास क्या क्या हैं। ठीक है, तो यानी कि शब्द में ही इसका मीनिंग ढूंढते हैं। क्या लिखा है? ध्यानस्थ, यानी कि ध्यान में स्थित करने वाले क्या क्या योगिक अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो चार चीजें इसमें आती हैं: योग निद्रा, अजपाजप, अंतर्मौन और प्रणव और सो अहम जप। ठीक है, जिसमें से तीन की चर्चा हम इसमें करेंगे। योग निद्रा अलग से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ध्यान होता क्या है और कौन सी ब्रेन वेव्स हैं, नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम मेडिटेशन ध्यान में जाते हैं। तो ये मैंने आपको नर्वस सिस्टम में करवाया हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले नर्वस सिस्टम आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो नर्वस सिस्टम को अच्छे से देख लेना, उसके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि सारा खेल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का ही होता है। ठीक है, कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद वो फंक्शंस को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म स्तर पर क्या चीजें कैसे काम करती हैं, प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि ध्यान क्या होता है। कि जब भी अभी नॉर्मल दैनिक क्रियाएं हम करते हैं तो इस समय पर और ध्यान में क्या क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो एक कंडीशन है हमारी ध्यान वाली और एक है जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो दैनिक क्रियाएं जब भी हम करते हैं तो मन कभी किसी इंद्रिय के साथ और कभी किसी इंद्रिय के साथ, यानी कि मन का एक गुण हम पढ़ते हैं कि चंचल होता है ये। ठीक है, यानी कि मन क्या रहता है दैनिक क्रियाओं में? अस्थिर रहता है। ठीक है, और मन अस्थिर रहेगा और एक ही विषय पर या फिर एक ही वस्तु पर लगातार नहीं टिक सकता, ये चंचल होता है। ठीक है, बार बार अपनी पोजीशन, बार बार अपना जो एसोसिएशन है किसी भी इंद्रिय के साथ वो चेंज करता रहता है। जबकि जब हम ध्यान में होते हैं तो ये मन हमारा स्थिर हो जाता है, यानी कि मन के ऊपर हम नियंत्रण कर लेते हैं या फिर नियंत्रण पा लेते हैं। ठीक है, और जिस विषय को अब हम ग्रहण करना चाहते हैं उसी को ये ग्रहण करता है, जो हम विषय नहीं चाहते उसको ये बाईपास कर देता है, छोड़ देता है, उसको ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस इसमें हो गया? तो मैंने आपको बता दिया कि मन का ही सारा खेल है। ठीक है, मन को ही एक जगह केंद्रित कर देना, स्थिर कर देना, वही क्या है? हमारा ध्यान है। ठीक है, तो मन आता है हमारा चित्त में, तो क्या केवल मन की बात करते हैं? तो नहीं, पूरा चित्त हमारा क्या हो जाता है? नियंत्रण में आ जाता है ध्यान में, जो कि हमारा चंचल रहता है दैनिक क्रियाओं में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ध्यान और दैनिक क्रियाओं में डिफरेंस रहता है। तो अब क्या होता है ध्यान कि जब भी प्रारंभ की सिचुएशन, यानी कि ध्यान अभी करना शुरुआत ही कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में मन हमारा अस्थिर होगा और एक ही स्थान पर एकांत में लंबे समय तक हम नहीं बैठ सकते, उसमें हमें परेशानी महसूस होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं बांध के बैठा दिया गया है। ठीक है, तो नहीं कर सकते हम। लेकिन जब निरंतर हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इस मन को स्थिर किया जा सकता है, मन में स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, मन में स्थिरता आ जाएगी तो चित्त में स्थिरता आती है और चित्त की स्थिरता को ही हम चित्त शुद्धि बोलते हैं। तो चित्त क्या हो जाता है? हमारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो वही चित्त शुद्धि है। अब बात करें एनाटॉमिकल एस्पेक्ट की, तो किस चेतना के स्तर पर कौन सा ब्रेन का पार्ट हमारा काम करता है?
तो 3 केंद्रों पर इसमें प्रभाव पड़ता है जब हम ध्यान करते हैं मेनली। ठीक है, तो सबसे पहली जो ये एक बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, नर्वस सिस्टम में सारा बता चुका हूं मैं आपका, सेरिब्रम। सबसे पहली चीज तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हमने प्राणायाम जब किया था, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग किया था, तब भी बताया था कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो हमारी वॉलंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। जो हम अपनी इच्छा से श्वास लेते हैं उसको कंट्रोल सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है, और जो हम अपनी इच्छा से श्वास नहीं लेते हैं या फिर जो ऑटोमेटिक चलती रहती है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको ये वाला हिस्सा करता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में इन दोनों के ऊपर नियंत्रण आता है या फिर इन दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो भी चीजें या फिर जो भी इनका काम होता है तो उसको बेहतर बनाएंगे अगर इन ये जो सेंटर्स हमारे सेरिब्रम है, मेडुला ओब्लोंगेटा है, और एक होता है पीछे जो आपको दिख रहा है सेरिबेलम। ठीक है, जो बैलेंस में, इमोशंस में हेल्प करता है। तो ये इन 3 स्तर पर या फिर 3 सेंटर्स पर जो है किसी भी ध्यान का प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है? जब सेरिब्रम पर प्रभाव पड़ता है ध्यान का तो इसी को चेतना का केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी कि चेतना यहीं पर रहती है। तो चेतना की जो उच्च स्तर होता है, तुरीय अवस्था होती है, वहां तक पहुंचने का हमें रास्ता मिल जाता है। ठीक है, चेतना केंद्र होता है। फिर दूसरा आता है सेरिबेलम, ये होता है पराचेतना, चेतना के परे, यानी कि जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जहां पर हमारे सारे संस्कार रहते हैं। संस्कार क्या होता है कि जो भी हम, जैसे हमने बताया था आपको बायोलॉजिकल क्लॉक, तो बायोलॉजिकल क्लॉक में जितनी भी चीजें स्टोर रहती हैं वो सारी क्या होती हैं, हमारे संस्कार होते हैं। कि जो भी हम डेली करते हैं, डेली देखते हैं, वही हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट हो जाती हैं चीजें, और वही हमारा संस्कार बनती हैं, वही हमारे व्यवहार में रहती हैं। तो ये सेरिबेलम उसी का स्थान है। तीसरे नंबर पर होता है हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा। ये परम चेतना यानी कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारी मेडुला ओब्लोंगेटा में रहती है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारी श्वास हमारी इच्छा के विपरीत चलती है या फिर हमारी इच्छा के बिना चलती है, तो उसके ऊपर भी नियंत्रण हम कर सकते हैं जब इस चेतना के स्तर को हम जागृत कर लेते हैं। तो यानी कि मेडुला ओब्लोंगेटा वाली जो चेतना है, अगर उसको हमने सक्रिय कर लिया तो जो हमारी इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग चलती है तो उसका टाइम भी हम कम कर सकते हैं। जितना ब्रीदिंग का टाइम हमारा कम रहेगा, ठीक है, कि 1 मिनट में हम जितनी कम श्वास लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो उतनी ही हमारी आयु क्या होती है, बढ़ती है, आयु लंबी होती है। तो अपनी जो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है उसी को डीप एंड स्लो, उसको भी कर सकते हैं हम। वॉलेंट्री को तो कर सकते हैं, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा वॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ऐच्छिक श्वसन को कंट्रोल करता है। तो इसको तो हम अपनी इच्छा से कभी स्लो कर सकते हैं, कभी शैलो कर सकते हैं, कभी डीप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनवॉलेंट्री के ऊपर भी नियंत्रण कर लेना, अपनी श्वास को लंबा, ठीक है, और गहरा कर लेना, लेकिन धीमा कर लेना, तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर जब प्रभाव ध्यान का होता है तभी ये चीज हो पाती है। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम में जो चीजें हमने देखी थी कि कौन सी ब्रेन वेव्स, कैसे पता लगेगा हमें कि ध्यान की अवस्था हो गई है। तो उसके लिए एक मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है? EEG, जो ब्रेन की एक्टिविटीज को नोट करती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो अभी तक आप सभी को याद हो गया होगा क्योंकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, तो ग्राफ की फॉर्म में ये रीडिंग्स देती है ब्रेन में जो हलचल होती है। ठीक है, तो अब किस अवस्था में कौन सा, कि ध्यान करने से आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो दूर होता है, जो भी एंगर इश्यूज हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, कि कई बार आपने सुना होगा कि जब गुस्सा आता है तो
मेरा खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी भाव है उसका जो कि क्रोध है, लोभ है, ठीक है, जो आपके ईर्ष्या है, तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, फिर नियंत्रण आ जाता है जब हम ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियसली चलती हैं। अब अल्फा जो वेव्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जब ध्यान की शुरुआत होती है तो अल्फा वेव्स एक्टिवेट रहती हैं, और जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि समाधि में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, तो उस समय पर हमारी थीटा तरंगे, थीटा वेव्स एक्टिवेट रहती हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पीवाईक्यू भी हैं, काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमने नर्वस सिस्टम में किया था तो दो टेबल्स की थी। ठीक है, टेबल तो एक ही थी, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। ठीक है, तो जब अगर नर्वस सिस्टम में किसी ने लाइट लिया है इस सब्जेक्ट को या फिर इस टेबल को, तो अब इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो अल्फा वेव्स हैं, जो थीटा वेव्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। ठीक है, जबकि गामा की, बीटा की, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, 15 से 28 हर्ट्ज है इनकी, और 28 से ऊपर गामा की जाती है। तो यानी कि ब्रेन के अंदर जो भी स्टिमुलस चलते हैं, जो भी उत्तेजनाएं चलती हैं, उन्हीं को धीमा करना, ये ध्यान का रोल होता है। ठीक है, जब हमारे ब्रेन के अंदर हलचल रुक जाती है, विचार हमारे शांत हो जाते हैं, विचारों के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, विचार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप खाली बैठे हो और अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो अभी कई सारे विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम के लिए चल रहे हो, कि टाइम कम बचा है, सिलेबस इतना बचा है। ठीक है, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी घर का कुछ सामान भी लेके आना है, तो बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चलती रहती हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता, और पता होता है तो उनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी वो होती है। ठीक है, तो उन्हीं हाई फ्रीक्वेंसीज को धीमा कर देना, स्लो कर देना, फ्रीक्वेंसी को कम कर देना, यही ध्यान का पर्पज रहता है। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया था कि ध्यान की शुरुआत में अल्फा वेव्स एक्टिवेट रहती हैं, समाधि में या फिर डीप मेडिटेशन में हमारी थीटा वेव्स एक्टिवेट रहती हैं। बाकी सारे पॉइंट्स में नर्वस सिस्टम में आपको बता चुका हूँ। इस टॉपिक से संबंधित आपकी ये दो वेव्स रहती हैं। ठीक है, अब अलग अलग इसमें विधियां हैं ध्यान में स्थित होने के लिए। ठीक है, जो कि हमने 4 पढ़ी हैं अभी स्टार्टिंग में, कि क्या क्या होती हैं। एक प्रणव और सो अहम जप, अजप अजप, और एक योग निद्रा, और एक होती है हमारी अंतर्मौन। तो इसमें से हम 3 अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रणव जप या फिर सो अहम जप। तो इस सो अहम का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अभी आपके सामने 3 इमेज दिख रही है। अगर ये 3 इमेज भी आपने याद रख ली तो इस प्रणव जप से या फिर सो अहम जप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लगा लोगे। ठीक है, क्या इन इमेजेस का मतलब है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले सो अहम का मतलब समझते हैं। क्या होता है सो अहम? अहम का मतलब है मैं। क्या हूं मैं वही हूं या फिर वह मैं हूं, ये सो अहम का अर्थ होता है। ठीक है, और कब किया जाता है? क्या सो अहम जप कभी भी किया जा सकता है? किसी भी श्वास की स्थिति में या फिर किसी भी शरीर की अवस्था में किया जा सकता है। शरीर की अवस्था चाहे जो भी हो, लेकिन श्वास के साथ ये किया जाएगा। ठीक है, श्वास के ऊपर बेस्ड रहता है, ये ब्रीदिंग के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो श्वास के साथ जो स्वाभाविक मंत्र जप किया जाता है उसको प्रणव जप बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात क्या रहती है कि श्वास के साथ तो हम प्राणायाम भी करते हैं, तो प्राणायाम में उसमें डिफरेंस क्या है कि जब आप प्राणायाम करते हैं और बात करते हैं लंग्स की बात करें और प्राणायाम की बात करते हैं, तो जिस भी, जैसे मान लिया अभी आप प्राणायाम में एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे लोअर लंग्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, फिर थोरेसिक ब्रीदिंग की तो मिडिल लंग्स रहते हैं, फिर क्लेविकुलर की तो हमारे अपर लंग्स रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हर एक टेक्निक का अपना एक एरिया है कि कौन सी टेक्निक किस एरिया को स्ट्रेंथ देगी, किस एरिया को बल देगी, प्राणायाम की अगर बात करें तो। लेकिन अगर प्रणव जप की बात करें तो ये जो कि ओम साधना है, तो जो ओ है या फिर
इंग्लिश में बात करें तो जो ए है वो हमारे लोअर लंग्स को स्टिमुलेट करता है, ऊ मिडल लंग्स को, और मैं अपर लंग्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस रहता है प्रणव जप में और प्राणायाम में, कि प्राणायाम में कोई एक एरिया स्टिमुलेट होता है पर्टिकुलर, ठीक है, जबकि प्रणव जप में पूरा का पूरा जो भी हमारा लंग्स का पार्ट है हर एक कोना स्टिमुलेट होता है उस वाइब्रेशन से। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो ब्रेन की, तो ब्रेन में भी सेम चीज है कि जिस एरिया तक ऑक्सीजन पहुंचेगी उसी एक एरिया तक जो भी प्राणायाम है उसका लाभ होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रणव जप की, तो इसमें क्या रहता है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स हमारा बाहर की तरफ है और अंदर हमारा मेडुला है, तो दोनों में वाइब्रेशन पहुंचती है, यानी कि पूरा ब्रेन हमारा क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी और सेरिब्रल मेडुला भी। ऐसे ही बात करें पूरे शरीर की, तो पूरे शरीर में जो लोअर बॉडी है, यानी कि जो हमारी पेल्विक लाइन बनती है, हिप बोन होती है, उससे नीचे वाला एरिया हमारा ओ से सक्रिय होता है। फिर ऊ से जो भी हमारी ट्रंक है, हमारे हाथ हैं, वो सक्रिय होते हैं, और म से जो हमारे गर्दन के ऊपर वाला एरिया है, ऊर्ध्व जत्रुभाग है, वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो अभी आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब बात आती है कि कैसे करें ये, तो तरीका मैंने बता दिया है कि ओम की साधना इसमें होती है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रभावशाली साधन के रूप में इस प्रणव जप को देखा जाता है, और इसमें ओम का ध्यान बताया जाता है कि ओम का ध्यान करना है। ठीक है, तो ये ओम क्या है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बताई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जो ओम है वो मैं ही हूँ। ओम को खुद से रिप्रेजेंट उन्होंने किया था। ठीक है, कि मैं ही ओम हूँ, ओम ही मैं हूँ। ठीक है, तो मतलब ओम को ईश्वर बताया गया है। ठीक है, तो प्रणव या फिर ओम ईश्वर का ही नाम है। ठीक है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है वेदों के अक्षरों में कि ओम मैं हूँ। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंस इस ओम शब्द की बताई गई क्योंकि जब हम इसका प्रॉपर उच्चारण करते हैं, सही तरीके से उच्चारण करते हैं, तो जो इससे वाइब्रेशन हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में कंपन पैदा होता है, वो हर एक सेल तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब कैसे करना है ये, और कैसे किन किन अक्षरों से ये बना है, तो ऐसे हम लिखते हैं ओम को। ठीक है, तो 3 अक्षरों से ये बनता है, ओ, उ और मैं। तो अब इन 3 अक्षरों का ही अलग अलग मीनिंग हमें देखना है कि जब हम स्टार्टिंग में ओ का उच्चारण करते हैं, तो अभी आप करके भी देख सकते हैं, तो जो हमारे क्या रहते हैं, वोकल ट्रैक्ट्स रहते हैं, यानी कि जो हमारे जहां से आवाज निकलती है, वो रास्ता हमारा खुल जाता है, ओपन अप हो जाता है जब ओ का उच्चारण करते हैं। जब लास्ट में मैं का उच्चारण करते हैं तो वो रास्ता बंद हो जाता है, जैसे हम उज्जाई प्राणायाम में करते हैं। ठीक है, फिर ओ ऊ रह गया बीच में, ये क्या काम करता है कि जब ओपन होते हैं ओ में जो हमारे वोकल ट्रैक्ट्स हैं और क्लोज हो जाते हैं मैं पर, तो बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ऊ में चलती हैं। ठीक है, मान लिया कि जैसे मान लिया आप किसी ऑफिस में जाते हो, तो एक तो आपकी एंट्री है, आपने गेट को खोला और अंदर उस ऑफिस के चले गए। ठीक है, तो वो काम है ओ का। फिर अंदर जाके आपने जो काम किया वो काम है ऊ का, और जब बाहर निकलते समय वो दरवाजा आप बंद कर दोगे तो वो काम है माँ का। ठीक है, तो ये इसमें सीक्वेंस रहती है कि 3 शब्दों के मेल से ये बना है। अ के उच्चारण से स्वर नलिका खुलती है, म के उच्चारण से वो बंद हो जाती है, और ऊ उन दोनों के मध्य होने वाली समस्त क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार मानव द्वारा उच्चारित सभी नामों का सम्यक स्वरूप क्या है, ओम ही है। कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा कर्म ही पूजा है, तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही धीमा सही लेकिन जब हम क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जब हमारा शरीर एक्टिव रहता है, तो कहीं ना कहीं जो हम श्वास लेते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी शब्द हम बोले, तो उसमें
हल्की सी साउंड जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये क्लियरली हमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो भी हम शब्द बोल लें तो इन तीन शब्दों में से कोई ना कोई शब्द उसमें उच्चारण करते ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए सम्यक स्वरूप ओम को बोला है जितने भी नाम है मानव के। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रणव जप। अब बात आती है योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में भी इसके लिए एक श्लोक आया है। क्या है वो और क्या उसकी रेफरेंस है? तद जप है। ठीक है, थोड़ा सा संधि विच्छेद करके किसी भी श्लोक को किया करो तो आराम से आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तद जप है, तद अर्थम भावनम, यानी कि जो भाव है, जो हमारे भाव है वो अगर श्रद्धा पूर्वक हम करते हैं जाप तो वही क्या होता है, हमारा ध्यान होता है। ठीक है, तो भाव और श्रद्धा पूर्वक इसके जप का अभ्यास करना चाहिए। किसके जप का? प्रणव जप का। ठीक है, तो ये पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद में 28 नंबर श्लोक में आया है। तो ये रेफरेंस आप श्लोक याद रखेंगे इसका, ये रेफरेंस पूछी जा सकती है। ये श्लोक आपके सामने रखेगा, पूछेगा ये कहाँ पर आया है श्लोक। ठीक है, तो अब कैसे किया जाएगा, ये मैंने आपको तीन तरीके बता दिए हैं कि तीन प्रकार से ये होगा। ठीक है, सॉरी, तीन एलिमेंट्स उसके देख लिए थे हमने अलग अलग, ओ, उ और म। अब इनका उच्चारण तीन तरीके से, तीन प्रकार से होता है। ठीक है, पहला आता है हमारा कि डायरेक्ट पूरा का पूरा हम ओम का जप करें कि ओम ओम ओम। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ, अलग अलग नहीं, पूरा एक साथ। ठीक है, फिर दूसरा तरीका हमारा होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, ठीक है, उससे बहुत ही सॉफ्ट और वाइब्रेशन के साथ हमें क्या करना है, एक तो पहले वाला अक्षर ओ और लास्ट में म। दूसरा तरीका हमारा ये रहता है कि ऊ का उच्चारण इसमें बहुत कम समय के लिए होगा, जिसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा तरीका हमारा होता है कि जोर से उच्चारित करना है। दूसरे तरीके में सॉफ्टली करना है, लेकिन ओ ओम इस तरह गुंजित स्वर में करना है। तीसरे में बहुत जोर से। जोर से क्यों करते हैं? क्योंकि जब जैसे मान लिया कोई आपकी बात नहीं सुनता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, चिल्ला के बोलते हो तो सुन लेते हैं। जैसे सब स्पेशली बच्चों की बात करें तो, ठीक है, अगर वो प्यार से बात नहीं मानते हैं तो आप उनको डांटते हो। ऐसे ही जब हम भी अपनी बात नहीं सुनते हैं, हमारा जो अंतर मन है वो हमारी बात नहीं सुनता है, ठीक है, तो पहली प्रैक्टिस उनके लिए है जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं लंबे समय से। ठीक है, दूसरी भी मान सकते हो कि बिगनर्स के लिए, लेकिन जो तीसरी प्रैक्टिस है वो बिगनर्स के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, कि वो जोर से शांत करें अपने अंतर मन को, जितनी भी भावनाएं, जितनी भी कल्पनाएं अंदर चल रही हैं, तो वो उनको जोर लगा के जोर से उच्चारित करना है ओम शब्द को, और तब ये प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है, तो अब पहले ही बता दिया मैंने कि प्राणायाम और प्रणव जप काफी कुछ सिमिलर है। ठीक है, क्या सिमिलरिटी है कि अगर एक एक ऑर्गन की बात करें तो जो प्राणायाम का इफेक्ट है वही प्रणव जप का इफेक्ट है। तो यानी कि जब भी हम ओम का उच्चारण प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसा उसका उच्चारण बताया गया है संस्कृत भाषा में, वैसे ही उच्चारण उसका करते हैं तो ये प्राणायाम हमारा स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी मंत्र है, अकेला ओम नहीं, जो अभी आपके पतंजलि योग सूत्र में जितने भी सूत्र बताए गए हैं, अगर उनका हम प्रॉपर उच्चारण करते हैं तो वो अपने आप में प्राणायाम है। संस्कृत बोलना अपने आप में प्राणायाम है। ठीक है, फिर जब प्राणायाम है तो प्रणव जप से क्या होगा, प्राणों का संतुलन बन जाएगा। प्राणों का संतुलन बन जाएगा तो जब जैसे हम प्राणायाम करते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ अब प्रणव जप को ऐड कर देना है ब्रीदिंग के साथ, कि जब हम श्वास भरें तो श्वास पूरी भरने के बाद क्या करना है, ओ का उच्चारण स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि हमने डीप गहरी श्वास अंदर भर ली है, उसके बाद ओ का उच्चारण शुरू करना है। फिर जब हमने रेचक कर लिया है, रेचक कंप्लीट कर दिया है, यानी कि श्वास छोड़ते छोड़ते हमें ओ का उच्चारण करते रहना है। ठीक है, और जब श्वास हमने छोड़ दिया है तो लास्ट में म का वाइब्रेशन के साथ स्वर में उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहता है। ये हमने देख लिया है कि ईश्वर का ही दूसरा नाम है, या फिर बोल सकते हैं कि ईश्वर का ही प्रतिनिधि
ओम को बोला जाता है। ठीक है, अल्टरनेट बोल सकते हैं कि आपको ईश्वर नहीं पता कि उसका रियल नाम क्या है, तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। ओम ईश्वर का ही प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ध्वनि का भी प्रतीक है। जितनी भी साउंड्स हैं, सबसे सुपीरियर साउंड ओम की ध्वनि बोली जाती है। ठीक है, तो बोलते हैं कि इसी से सारी ध्वनियां पैदा हुई हैं, तो ध्वनि का भी प्रतीक इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी हम ओम का जाप करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, तो उस समय पर ईश्वर का ध्यान जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करना है? वही जो हमने प्राणायाम में टेक्निक की, मुद्रा में की, बंद में की, कि सीधे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। ठीक है, तो वही सेम ओम के जप में है। ठीक है, और जब सांस छोड़ें तो ओम का उच्चारण करें, नाभि क्षेत्र में होने वाले कंपन को महसूस करें। छोड़ने के बाद जो म का उच्चारण हम करते हैं वाइब्रेशन के साथ, तो वो नाभि क्षेत्र में यानी कि मणिपुर चक्र पर हमें फील करना है। ठीक है, अब चूंकि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारे बंद होते हैं, तो वो जो भी प्राणिक ऊर्जा है या फिर बोलें कि कुंडलिनी है, उसको मूलाधार चक्र से उठा के सहस्त्रार की यात्रा हमें करवानी होती है। तो कंपन महसूस हुआ है हमें नाभि क्षेत्र पर, तो वो कंपन हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। कहाँ तक? सहस्त्रार तक लेके जाना होता है। ठीक है, तो गले की तरफ बढ़ता हुआ आपको लगेगा जब आप ऐसा महसूस करेंगे, और सिर में मुकुट तक उस वाइब्रेशन को पहुंचाना है। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर हैं सारे के सारे रिलेट होते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि तैयारी कहाँ कैसे होती है ध्यान की? जब हम आसन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनमें हमारी मास्टरी हो जाती है। जब हम अलग अलग मुद्राओं में मास्टरी कर लेते हैं, अलग अलग बंद में मास्टरी कर लेते हैं, उसके बाद ध्यान के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। तो जो कंसेप्ट हमने वहां किए हैं, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्रा, आसन, प्राणायाम, ये भी आपको क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सिर के मुकुट तक हमें यानी कि सहस्त्रार तक हमें वो वाइब्रेशंस को पहुंचाना है। ठीक है, जो भी प्राण शक्ति है, प्राणिक ऊर्जा है हमारी, या फिर जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और मन में एक रहस्यमय शक्ति क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। यानी कि मन के अंदर ऐसी, या फिर मान सकते हो कि आपके अंदर ऐसी शक्ति जो है जागृत हो जाती है, जिससे आप मन को नियंत्रण कर पाते हैं। मन को आप निर्देश देते हैं कि अभी तो मैंने ध्यान लगाना शुरू ही किया है, इसके बाद मुझे डीप मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, तो अब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। मन के अनुसार आप नहीं चलते हैं, आपके अनुसार मन चलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रणव जप और सो अहम जप रहता है। ठीक है, तो ये टेक्निक यहाँ पर इसकी कंप्लीट होती है। फटाफट से इसका हम दो तीन शब्दों में रिवीजन करें। ठीक है, तो क्या आएगा कि ओम ध्वनि आधारित होता है प्रणव जप, सो अहम क्या होता है? ये श्वास आधारित होता है। और दोनों का अगर उद्देश्य देखें तो चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, ध्यान की तैयारी और आंतरिक शांति। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला तरीका, इसका पहला अभ्यास ध्यानस्थ होने के लिए। फिर इसके बाद दूसरा हमारा अभ्यास आता है अंतर मौन। अंतर का मतलब होता है अंदर, आंतरिक। मौन मतलब साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। ठीक है, तो आंतरिक मौन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अर्थात अंतर क्या है हमारा? अंदर क्या चलता है? अंदर मन चलता है। तो अब मौन कैसे होंगे? क्या उसको जबरदस्ती, जैसे हमने थर्ड टेक्निक में किया, तीसरे प्रकार में किया, कि जोर जोर से हमें ओम की चैंटिंग करनी है तो वो शांत हो जाएगा? नहीं। ठीक है, जोर जोर से आप चैंटिंग करेंगे तो आपकी बात को वो सुनेगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, अंतर मन में, सॉरी, अंतर मौन में क्या करना है? अब जो भी मन में विचार चलते हैं, उनको केवल आपको देखना है। ठीक है, ना उनको कंट्रोल करना है, ना उनको मॉडिफाई करने का प्रयास करना है। ठीक है, कि जैसे मान लिया कोई बच्चा खेलता हो किसी प्लेग्राउंड में, तो आप उसकी एक बेंच पर बैठ के उसको देखते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं। वो गिर जाए तो भी नहीं उठाते हैं, बस देखते हैं उसको। ठीक है, खेले, बुलाए, कुछ भी करे, आपको उसके पास नहीं जाना है, केवल उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब हम देखते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक बताया भी था, कि जब हम किसी चीज के ऊपर एक मुहूर्त तक देखते रहते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन हमारी रहती है, तो हमें उस चीज का पूरा ज्ञान हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था एक बार। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को याद होगा तो।
ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करना है। अब मन को देखते रहना है कि करो जो करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करते हैं हम, तो धीरे धीरे मन क्या होने लगता है, शांत होने लगता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है ये भी, जिससे मानसिक शांति मिलती है, कंसंट्रेशन, फोकस हमारा इम्प्रूव होता है और सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्म जागरूकता इससे बढ़ती है। हम खुद के प्रति क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चल रहा है हमें कि हमारे मन में क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या कूड़ा कचरा हमारे मन में भरा हुआ है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, साक्षी बने ही नहीं हम अपने मन के, ठीक है, कि क्या क्या वो लिए घूम रहा है अंदर ही अंदर। तो जब हम साक्षी बन जाते हैं, जब उसको ऑब्जर्व करते हैं बहुत क्लोजली और बहुत डिटेल में, तब हमें पता चलता है कि हमारे मन के अंदर क्या क्या अशुद्धियां हैं, क्या क्या नकारात्मक हैं, क्या क्या सकारात्मक विचार हमारे अंदर हैं, ठीक है। तो यानी कि अपने प्रति जागरूकता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बिहार मुंगेर वालों ने एक अंतर्मौन के नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें इसका पूरा डिटेल में विस्तृत वर्णन आपको मिल जाता है, ठीक है। कैसे होगा ये, कि आंतरिक शांति जो होगी आपके अंदर कब आएगी, जब आप स्थिरता को महसूस करते हैं। स्थिरता को महसूस कब करेंगे, जब हमारा मन शांत होगा, मन स्थिर हो जाएगा, चित्त हमारा शुद्ध हो जाएगा, तभी हम अंदर स्थिरता महसूस करते हैं, ठीक है। जब हम अपने शरीर की पहचान छोड़ के और बाहरी दुनिया से जुड़ना बंद कर देते हैं और अपनी अंदर वाली दुनिया से जुड़ जाते हैं, तभी हम अंतर्मौन में जा पाते हैं, तभी उसका लाभ हमें मिल पाता है। बाहर छोड़ दो सब कुछ, क्या है, कौन पक्षी है, कौन पैदा हुआ है, कौन मर गया है, सब कुछ, सारी दुनियादारी का मोह छोड़ देना है, अपने शरीर का भी छोड़ देना है, ठीक है। कि जैसे आपने कुछ ऋषियों के बारे में सुना होगा कि तपस्या कर रहे थे तो बिच्छू ने काट लिया तो भी उनको पता नहीं चला, ठीक है। तो अपनी साधना में लगे रहे, तो शरीर की पहचान छोड़ दी है। शरीर नष्ट होता है तो हल हो जाए, ठीक है। भूख प्यास छोड़ देते हैं वो, ठीक है, क्योंकि शरीर की जरूरत है वो। तो तभी हम अंदर जुड़ पाते हैं, जब हम बाहरी विषयों से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अंतर्मौन प्रत्याहार राजयोग की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने की एक तकनीक है, यानी कि जो 5वीं स्टेज होती है उसको प्राप्त करने का एक माध्यम इसको मान सकते हो आप, जो धारणा ध्यान है, ठीक है। पूर्ण रूप से जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं अंतर्मौन, यानी कि जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, तो मेडिटेशन हमारा बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इस अंतर्मौन को बौद्ध धर्म में बताया गया है, ठीक है, मेन माना जाता है अंतर्मौन को बौद्ध धर्म में, ठीक है। और विपश्यना के रूप में वो जानते हैं बौद्ध धर्म वाले। विपश्यना क्या होती है, तो 2 शब्दों से ये मिलके बनता है, वी प्लस में पश्य। पश्य का मतलब होता है देखना। अब वी इसके सामने क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि विशेष रूप से देखना। अब जो हम खुद को देखते हैं, खुद के मन के विचारों को जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो वही तो विशेष रूप से देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना है कि चुपचाप बैठ गए हैं और तो हम अंतर्मौन में पहुंच गए हैं, नहीं। चुपचाप बैठना अंतर्मौन नहीं है। अपने अंदर ऑब्जर्व करना, अपने अंदर चल रही चीजों को, अपने अंदर चल रहे मन के, कि मन कैसे काम कर रहा है, कहाँ पर अभी भाग रहा है, ठीक है। अभी ये आंख के साथ अटैच है, अभी कान के साथ है, अभी फेफड़ों की तरफ चला गया है, अभी नाभि की तरफ चला गया है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना, ये अंतर्मौन है। चुपचाप बैठना अंतर्मौन नहीं है, ठीक है। कि कोई बोले कि 10 मिनट अंतर्मौन किया है मैंने, चुपचाप बैठा था देखो, ठीक है, नहीं। तो निष्क्रिय बैठने का अभ्यास नहीं है ये क्या है, मन को शांत करने का, मन को ऑब्जर्व करने का अभ्यास है, ठीक है। तो जब भी हमारे जीवन में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, तो क्या बोला जाता है, मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जब किसी को गुस्सा आता है या फिर कोई स्ट्रेस में जाता है, एंजाइटी में जाता है, उसको बोलते हैं डीप ब्रीथ करो 3 बार, गहरी सांस अंदर लो, गहरी सांस बाहर छोड़ो, ठीक है, और शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। यही प्रैक्टिस उसको करवाई जाती है। इसका मतलब क्या है, कि जब भी हमारे सामने जो भी हमारे जीवन में सिचुएशंस आती हैं, तो उनको दूर करने का या फिर उनसे उनको फेस करने का एक अंतर्मौन बहुत अच्छा तरीका रहता है।
बहुत हेल्प करता है हमारी सिचुएशंस को फेस करने में, अंतर्मौन। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब इस अंतर्मौन का ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गए तो अंतर्मौन हो जाएगा। 6 स्टेप्स इसके आते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, 6 स्टेज आती हैं इसकी, कि स्टेज बाय स्टेज, कि एक स्टेज में आप जब मास्टरी कर लेंगे तभी दूसरे स्टेज की प्रैक्टिस करनी है, जैसा हम बाकी सारे अभ्यास में अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो 6 चरण है इसके। पहला चरण में क्या होगा, पहले चरण में क्या होगा कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं, कि कोई बोल रहा है, बाहर पक्षी बोल रहे हैं, ट्रैफिक की आवाज आ रही है, साइड वाले कमरे में टीवी चल रहा है, ठीक है, तो कहीं आस पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, तो जितने भी बाहर से स्टिमुलस आ रहे हैं, जितनी भी उत्तेजनाएं बाहर से आ रही हैं, ठीक है, तो सबको क्या करना है, पहचानना है, सुनना है। ठीक है, कि सब का बोध आपको हो जाए। आपके कमरे में दीवार घड़ी लटकी हुई है तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई दे, बाहर गली में अगर कोई शोर हो रहा है तो वो भी आपको सुनाई दे, यानी कि जितनी सेंसेशंस आपके आसपास मौजूद हैं सबका आपको बोध हो जाए। तो इस ये हमारी अंतर्मौन में पहुंचने की पहली स्टेज होती है। ठीक है, शुरुआत आपको बाहरी जगत से ही करनी है, कि जो बाहर चीजें हैं पहले उनको पहचान लो। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें हटाना किस किस चीज को है, तब तक हम कैसे हटा पाएंगे उस चीज को। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि बाहर जो शोर हो रहा है वो मुझे अपने मन से दूर करना है ताकि मेरा मन उसको ग्रहण ना करे, तो कैसे हम उसको दूर करेंगे जब तक हमें यही नहीं पता हुआ कि बाहर शोर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी सेंसेशंस हैं, ठीक है, तो उनके प्रति क्या होना है, सजग होना है। सारी सेंसेशंस का पता लगना चाहिए। जब सारी सेंसेशन का हमें पता चल जाएगा तो उन अलग अलग सेंसेशन के बारे में, ठीक है, कि मान लिया एक सेंसेशन है कि बाहर पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है, दूसरी सेंसेशन है कि पड़ोसी शोर कर रहे हैं, तीसरी है कि टीवी चल रहा है। तो 3 सेंसेशन एग्जाम्पल लेके अभी चलते हैं हम। तो इन तीनों का पता चल गया आपको कि ये 3 अभी आवाजें मेरे आसपास हैं, 3 स्टिमुलस मेरे आसपास हैं। तो पहली स्टेज आपने क्लियर कर ली। फिर उन चीजों के बारे में, क्योंकि जब बाहर कहीं पर भी अगर आपको शांत बैठे हो कोई शोर कर दे तो इरिटेशन होती है, कि 2 मिनट शांत बैठा था मैं, 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठने देते। ठीक है, तो वो विचार आपके मन में ना आए, या फिर किसी का झगड़ा या फिर कोई आवाज आपको डिस्टर्ब ना कर सके, तो उसके अनुसार क्या करना है, अब आपको अपने विचारों को देखना है कि 3 स्टिमुलस थे, तीनों के प्रति मेरे मन में क्या क्या विचार आए। तो पहले विचार देखने हैं कि क्या क्या विचार आए। ठीक है, तो दूसरा चरण यही है हमारा, कि जो सहज विचार आते हैं उन 3 स्टिमुलस के कारण, तो उनको देखना है। ठीक है, कि अच्छा बाहर शोर हुआ था तो इसके बारे में मन ने ये सोचा कि उसको गुस्सा आया। ठीक है, टीवी चल रहा था तो मन के अंदर विचार आए कि मैं देख लूं उसको। ठीक है, तो ये अलग अलग विचार सेंसेशन में रहते हैं। तो ये पता चल गया हमें दूसरे स्टेज में। तो जब विचारों का पता चल गया हमें, तो अब जो नकारात्मक विचार होंगे उनको अब दूर किया जाएगा या फिर उनको मॉडिफाई किया जाएगा तीसरी स्टेज में, यानी कि विचारों का क्या किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। ठीक है, कि शोर शराबे वाले से गुस्सा आया, गुस्सा एक नकारात्मक विचार है, इसको मॉडिफाई करो। ठीक है, इसको हटाओ या फिर इसको सकारात्मक विचार में परिवर्तन करो इसका। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे चरण में होगा, यानी कि जो हमारे सहज विचार स्टिमुलस से आए थे उनको हम अपने अनुसार ढालते हैं, उन विचारों को शेप देते हैं। ठीक है, तो अब विचारों को भी शेप दे लिया हमने। ठीक है, अब वो शेप दिए हुए विचार बने रहें, इस चीज का प्रयास आपको करना है। ठीक है, कि कई बार आपने देखा होगा कि आप 3-4 दिन, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो आप 3-4 दिन आराम से सहन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब चौथे या 5वें दिन दोबारा से कोई आपको गाली देता है तो तब आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो यही काम विचारों के साथ होता है, कि एक बार तो आपने उनका सर्जन कर लिया, नकारात्मक को दूर कर लिया, सकारात्मक को ले आए। ठीक है, तो ये अवस्था हमेशा बनी रहे, तो ये हमें 4th स्टेज में प्रयास करना है, कि जो सहज विचार हैं या फिर जो सृजित विचार थे हमारे, अब उनका निष्पादन किया जाएगा कि वो बने रहें, यही अवस्था हमारी लंबे समय तक बनी रहे, ये हटे ना। तो वो अवस्था भी अब बनी रही। ठीक है,
अब क्या करना है कि अब ठीक है, अब मेरे अनुसार मेरा मन काम कर रहा है, जो मैं विचार चाहता हूँ वही इसके अंदर है। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे अनुसार विचार भी तुमने सोचे हैं उनको भी डिलीट करो। ठीक है, कि अब कोई विचार नहीं रहना चाहिए, जो ये पॉजिटिव विचार भी हैं इनको भी हटाओ। तो पांचवी स्टेज हमारी रहती है कि पॉजिटिव विचार को भी, ठीक है, जिसमें अंतर मन में कोई विचार ना आए, ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये पांचवी स्टेज होती है हमारी। फिर जब कोई विचार नहीं है तो अब हम हमारा मन मस्तिष्क क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट जागृति बोली जाती है कि जब कोई विचार नहीं आता है और यही अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक ठीक है, तो तीव्र जागरूकता हमारी हो जाती है और अंदर से मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये अंतर मौन की 6 स्टेजेस रहती है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी स्टेज में क्या आता है। स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी की तरह याद करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इंग्लिश में है, देख लेना आप। ये था हमारा अंतर्मौन। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन इसका करें, क्विक रिवीजन करें तो आधार क्या है इसका, बेस क्या है कि हमें साक्षी बनना है। साक्षी जब तक नहीं बनेंगे तब तक अंतर्मौन नहीं हो सकता, अंदर से शांत नहीं हो सकते। उद्देश्य क्या है इस अंतर्मौन का, मन को शांत करना और जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी जागरूकता है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उपयोग कहाँ पर होगा इसका कि ध्यान की तैयारी के लिए हमें प्रिपेयर करता है, मानसिक शुद्धि हमारी करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अलग से लिख दिए गए हैं। ठीक है, बाकी पूरा आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक ये। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा अभ्यास आता है ए जपा जप। तो मतलब क्या है इस ए जपा जप का, तो जप का मतलब तो हमें पता है कि जाप करना, चैंटिंग करना। जिसके आगे ए लग जाता है इसका मतलब अब्सेंट है, यानी कि जाप नहीं करना है। जाप नहीं करना है और एक जप और लगा दिया, जाप नहीं करना है फिर भी जाप हो, तो वो हमारा अजपा जप रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि बिना जपे होने वाला जप, ऐसा मंत्र जप जो स्वतः श्वास के साथ चलता रहता है। ठीक है, कि अभी तो आप प्रार्थना करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे तो उसके लिए नहाना धोना पड़ता है। ठीक है, अलग से टाइम भी निकालना पड़ता है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हो सकता है किसी के घर में मंदिर ना हो तो मंदिर में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो समय लगता है उसमें। या फिर आपके घर में भी मंदिर है, मंदिर में ही आप बैठे हो तब भी प्रार्थना करने में समय लगता है, क्योंकि आप जो भी दिया है वो जलाओगे। ठीक है, माचिस को उठाओगे, माचिस को ठीक है जलाओगे, फिर दिया जलाओगे, सामने झुक के नमस्कार करोगे, तो इसमें भी समय लग जाएगा। तो इतना समय भी ना हो किसी के पास, या फिर इतना समय भी ना वेस्ट करें हम उस ईश्वर को याद करने में, उसका नाम लेने में, तो अजपा जप वो होता है कि हमने अपनी शरीर को, अपनी श्वासों को इस तरह तैयार कर लेना है कि जो हमारी श्वास अंदर जाती है, जो हमारी श्वास बाहर निकलती है, तो अंदर जाते समय भी श्वास के साथ ईश्वर का नाम आए और श्वास के बाहर निकलते समय भी ईश्वर का नाम आए। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अजपा जप करना है। होठों से कुछ भी उच्चारण नहीं करना है, कि आवाज कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन जो हमारी इनहेल और एक्सहेल चलती है उसी के द्वारा जाप जो है किया जाएगा, जिसको हम अजपा जप बोलते हैं। ठीक है, तो मौन रहकर जाप करने से तात्पर्य कि मौन रहना है लेकिन जब फिर भी जप होगा, फिर भी चैंटिंग होगी, तो वो अजपा जप है। ठीक है, तो अब इसके दो तरीके आते हैं। क्या क्या दो तरीके, पहला तो बेसिक तरीका इसका आता है। पहला तरीका है इसमें कि मुंह बंद करके सांसों के द्वारा ओम, नाक से श्वास लेनी है और ओम उच्चारण करना है मुंह बंद किए हुए। ठीक है, मुंह नहीं खोलना है। तो उसमें हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, सो अहम का जाप भी कर सकते हैं, प्रणव जप भी कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा महामंत्र है। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, तो किया जा सकता है वो। ठीक है, तो इसका जाप किया जा सकता है। तो जब भी श्वास अंदर ले तो सो,
श्वास बाहर छोड़ते समय अहम। तो इस तरह से यानी कि पूरक के समय सो और रेचक के समय अहम, ये हमारा पहला तरीका रहता है। जैसे प्राणायाम में हम रेचक करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, उसके साथ जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वही हमारा पहला तरीका है अजपा जप का। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा तरीका आता है हमारा कि अब मुंह बंद करके नाक से ही श्वास ली जाती है। श्वास के आने जाने पर ध्यान देंगे कि कैसे वो नासिका से टकराती है, कैसे वो गले के अंदर से फेफड़ों के अंदर जाती है। तो इस चीज के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो हमारा ध्यान है, जो हमारी दृष्टि है, उसको कहाँ पर टिका देना है? जो भी नाक का हमारा आगे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर टिका देंगे। ठीक है, तो क्या क्रम रहता है इसमें, क्या सीक्वेंस रहती है कि जब हम पूरक करते हैं, श्वास लिया, श्वास बाहर छोड़ा। ठीक है, तो इसमें एरो गलत है ये, तो इसका एरो आप यहाँ मान लो। ठीक है, तो श्वास को अंदर लिया, श्वास बाहर छोड़ा, मुंह बंद कर लिया, श्वास के आने जाने पर निरंतर हम ध्यान देते हैं। दृष्टिकोण नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर लेना है। क्या क्या स्टेजेस अब इसमें रहती हैं? ठीक है, नासिका के अग्रभाग पर हमने केंद्रित किया था, अग्रभाग हमारा ये होता है। ठीक है, इसमें गलत पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम रेगुलर इस चीज की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो जो हमारा नाक के ऊपर ध्यान था ये धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दृष्टि हमारी ऊपर की ओर चढ़ती है, विचारों की धारा रुक जाती है। तो जब भी ऊपर चढ़ने लगे दृष्टि, तो नाक की नोक की जड़ या फिर जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, त्रिकुट स्थान भी उसको बोलते हैं, दोनों बाहों के बीच में, तो वहां पर हमने अपनी दृष्टि को या फिर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना है। वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद नासिका से आने जाने वाला जो श्वास है उसके ऊपर हमें क्या करना है? फोकस करना है, उसके ऊपर हमें अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, तो जब हम रेगुलर इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो श्वासों की गति क्या हो जाती है? वो स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। जैसा हम नॉर्मल श्वास प्रश्वास हमारी चलती है वैसे ही लास्ट में मंत्रों के साथ भी हमारी श्वास हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप रहता है, इसका दूसरा तरीका रहता है। और इस दूसरे वाले को हम सहज समाधि ध्यान भी बोलते हैं, क्योंकि श्वासों को हमने मंत्र जाप के साथ क्या कर दिया है? एसोसिएट कर दिया है। तो सहज समाधि ध्यान भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका अभ्यास करने से क्या होगा? घट शब्द प्रकट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो घट शब्द प्रकट होगा कि जैसे आपने स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट सुनी होगी अपनी कभी, ठीक है, या फिर देखा होगा मूवी में कि ऐसे हमारा हार्ट बीट करता है, जो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में किया था कि S1 S2 साउंड होती है। ठीक है, तो जैसे वो साउंड होती है ऐसे ही एक घट शब्द प्रकट होता है अजपा जप करने से, जो हमारे दिल में ही सुनाई देता है। ठीक है, दिल में ही सुनाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर सुनाई देता है ये? निरंतर अभ्यास करने से जो हमारी राइट आई है, दाईं आंख है, उसके ऊपर भौहों के पास सुनाई देगा। जैसे एक आंखें हमारी फड़कती हैं तो वैसे वहां पर एक साउंड आपको फील होगी सबसे पहले। ठीक है, तो ये स्पष्ट सुनाई नहीं देता है स्टार्टिंग में। जब लगातार इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, हम अजपा जप ध्यान लगातार करते रहते हैं, केवल तभी इसका जो शब्द है हमें सुनाई देते हैं ये। ठीक है, तो पहले कुछ मिली जुली आवाजें सुनाई देती हैं कि कभी घट सुन गया, कभी कुछ और सुन गया। ठीक है, तो लेकिन जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये स्पष्ट घट शब्द हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो जब भी ये रेगुलर हम करते हैं तो सत्य की ज्योति निश्चित रूप से उसके हृदय में क्या होती है? प्रकाशित होती है। यानी कि जो हमें ये आंख के ऊपर जो साउंड घट शब्द सुनाई दे रहा है, ये जब हमें हार्ट में सुनाई देना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हृदय के अंदर सत्य की ज्योति क्या हो गई है? प्रकाशित हो गई है। तो ये हमारा रहता है दूसरा तरीका अजपा जप का। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इसका भी हम फटाफट से रिवीजन करें तो मंत्र इसमें 100 अहम मेन मंत्र रहता है। इसमें ओम का भी ले सकते हैं, गायत्री मंत्र भी, और भी मंत्र कोई महामंत्र लिया जा सकता है।
आधार इसका श्वासों के साथ मंत्रों को अटैच करना है और कॉन्शियस रहना है अपनी श्वासों के ऊपर। प्रकृति क्या है, इसकी नेचर क्या है कि ये जप अपने आप होता है, स्वतः होने वाला जप है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका कि हमें ध्यान की गहराई में पहुंचना है और चित्त की या फिर मन की शुद्धि इससे हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब योग निद्रा जो है वो उसका बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक कोरिलेशन करके हम उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को रिवाइज करके आना, नर्वस सिस्टम को भी रिवाइज करके आना। योग निद्रा में थोड़ा सा एनाटॉमी का रोल रहेगा, क्या क्या साइंटिफिक स्टडीज उसमें हुई है, क्या क्या उसका इफेक्ट्स देखने को मिला है, तो ये सारी चर्चा हम उस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो कल क्लास से पहले अपना मैसेज कर देना, तो कल वाली क्लास में ही इसको डाउट्स को बता दिया जाएगा। तो इतना ही रखेंगे हम आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम